नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग झारखंड झारखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम है 17 मार्च, उसको ध्यान में रख के हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जो शिवांगन पब्लिकेशन का डीएसपी की जो पाठशाला की तरफ से झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू करके है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आज पहला टॉपिक करेंगे सल्तनत काल। इस वीडियो में आप लोग को मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट इसमें से मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये जेपीएससी जितना पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही झारखंड सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उतना ही सीडीपीओ का जो वैकेंसी आया हुआ उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड में जेएसएससी की तरफ से जितने भी एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, सब में ये झारखंड जी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलेंगे मध्यकालीन इतिहास में, जो कि झारखंड का मध्यकालीन इतिहास है, उसके पहले क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया कहाँ है, ये बंगाल में, नदिया पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था। फिर से सुनिए कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा शासक है जो कि 1206 में नदिया पर आक्रमण किया था, जो कि झारखंड से होकर गया था। और नदिया कहाँ है, बंगाल में। तब वो था बख्तियार खिलजी। तो गुलाम वंश का जो एक इल्तुतमिश और एक बलबन के समय में झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था। जब इल्तुतमिश और बलबन शासक था गुलाम वंश का, उस वक्त झारखंड इससे मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। मतलब जिस वक्त इल्तुतमिश और बलबन का समय चल रहा था, उस वक्त झारखंड में हरिकर्ण जो कि नागवंशी शासक था, वो बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली था। और 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। लक्ष्मण सेन की राजधानी, जो कि बंगाल में रूल कर रहे थे, उनकी राजधानी था नदिया। उस पर आक्रमण बख्तियार खिलजी ने किया था। कब किया था, 1206 ईस्वी में। निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियों झारखंड की सीमाओं पर कायम किए थे। तो गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम गए थे। निम्न में से कौन सा वंश है दोस्तों, जो कि मुस्लिम सेनाओं की छावनियों झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। तो वो है गुलाम वंश। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था। तब वो है मलिक छज्जू। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था। जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने नागवंशी राज्य को अपने अधीन में करने के लिए किस सेनापति को भेजा गया था। तो वो था मलिक छज्जू। और मलिक छज्जू, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसने 1310 ईस्वी में नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने हेतु आया था। और उस वक्त नागवंशी का राजा बेनुकर्ण हुआ करते थे। और बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार भी कर ली थी। राजा बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर, एक और सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति एक और कौन था, मलिक काफूर। जब दक्षिण भारत की विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गया। जाहिर सी बात है, अपना झारखंड से होकर गया होगा, झारखंड। मलिक काफूर जब दक्षिण भारत की विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गया, झारखंड। तुगलक काल के किस सिपह सालार ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया था। तब वो था मलिक बया। तुगलक काल के किस सिपह सालार ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया, मलिक बया ने। किसने, मलिक बया ने। तुगलक काल के किस सिपह सलार, तुगलक काल का कोई सिपह सलार था, उसने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर, हजारीबाग का जो चाई किला है उसको जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया। तब वो था मलिक बया। यहाँ पे चाई किला है, ये इसी को भी चाली चंपा भी कहा जाता है, चाली चंपा भी कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
और एक बात और बता दूं, ये जो तुगलक काल है, इस तुगलक काल में भी जो झारखंड में राजा हुआ करता था, जो शासन चलता था, नागवंशी राजा का ही चलता था। और नागवंशी राजवंश के उस वक्त के राजा थे हरिकर्ण। कौन थे? हरिकर्ण। चलिए अगला सवाल, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसीउद्दीन इलियास शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? तो आंसर हो जाएगा सतगाम, सतगावा। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसीउद्दीन इलियास शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? तो हो जाएगा सतगावा। तारीख़ फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था? तो 2 बार आक्रमण किया था। तारीख़ फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया? तो 2 बार। अब बता रहे हैं निम्न कथन कौन से सत्य हैं? तो इसमें सारे कथन सत्य हैं। पहला, उराव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। उराव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में किसके साथ हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का। जो झारखंड में उराव जनजाति आप देख रहे हैं, तो झारखंड में प्रवेश हुआ था बख्तियार खिलजी के साथ। उराव और मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। उराव एवं मुंडा जो जनजाति है, उसमें जो भाषा पाई जाएगी अरबी, फारसी और तुर्की। खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी, खूत, मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित हैं। खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी, खूत, मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित हैं। उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? तो वो है कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र गजपति। उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? तो वो था कपिलेंद्र गजपति। देखेंगे अगला प्रश्न, करण निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारे कथन सत्य हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। श्री चैतन्य चरितामृत में झारखंड का भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। श्री चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। इस अमूल ग्रंथ में, किसमें? चैतन्य चरितामृत में ग्रंथ में संथाल परगना और छोटा नागपुर से होते हुए गया होकर चैतन्य महाप्रभु के गुजरने का उल्लेख है। कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु गुजरे थे, उसका उल्लेख कहाँ है? अमूल ग्रंथ में संथाल परगना और छोटा नागपुर से होते हुए। लास्ट पॉइंट, इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने ठाकुरबाड़ी की भी स्थापना की थी। इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने ठाकुरबाड़ी की स्थापना की। आप इसका याद रख लीजिएगा। चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है, इसी ग्रंथ के बारे में सारी बात कहा जा रहा है। अब फिर से आपको निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन यही है कि चैतन्य महाप्रभु कोरम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा को दर्शनार्थ यहाँ आए थे, तो ये गलत है। बल्कि सही क्या है? तो सुनिए एक्सप्लेनेशन। पहले तो आप कौन सही है ये जान लीजिए। सही में ये है कि बीरभूम, दुमका, जामतारा, देवघर आदि जिलों के कई स्थानों का नाम चैतन्य चरितामृत में है। ये जो बुक था चैतन्य चरितामृत, इसमें बीरभूम का नाम, दुमका का नाम, जामतारा का नाम, देवघर का आदि जिलों का नाम है। चैतन्य महाप्रभु फतेहपुर प्रखंड में आसना, सारठ प्रखंड के चित्रा तथा देवघर जिले के कैरो ग्राम में पधारे थे। ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पधारे थे। मानभूप, हजारीबाग, सिंहभू, कई स्थानों के नाम भी चैतन्य चरितामृत में आया है। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर कह रहा है कि झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को। झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय झारखंड आए थे और पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। झारखंड में आए थे और कहाँ रुके थे? पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। उस समय इस क्षेत्र में नागवंश का शासन चल रहा था जब वो आए थे। जौनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड का मार्ग उपयोग किया था? तब वो कौन थे? तब वो थे इब्राहिम सरकी। कौन था? इब्राहिम सरकी।
जौनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था? तब वो कौन था? इब्राहिम सरकी। देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है कि 1949 में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के बहस से जौनपुर के भगोड़ा शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो साहेबगंज में ली थी। कहाँ ली थी? साहेबगंज में। 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के भगोड़ा शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली? तो साहेबगंज में। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? तो हजीउद्दीन मुल्क का। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? तो हजीउद्दीन आजमुलक ने। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंशी शासक कौन था? तो वो था शिवदास कर्ण। कौन था? शिवदास कर्ण था। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंशी शासक कौन था? तो शिवदास कर्ण था। शिवदास कर्ण था। इनमें से कौन झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तब वो जाना जाता आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था। एक खान देश के शासक आदिल शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। ये झारखंडी सुल्तान से नाम से जाना जाता है। तो सुल्तान काल खत्म हो गया। अब मुगल काल देखेंगे। पहला प्रश्न, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो खुखरा या कुकड़ा। देखिए, बाबर ने मुगल वंश का संस्थापन किया था दिल्ली में, ये आपको पता होगा। और संपूर्ण मुगल काल में झारखंड को खुखड़ा या कुकड़ा कहा जाता था। मुगलों के समकालीन झारखंड में दो स्थानीय शक्ति सक्रिय था, एक पलामू का चेरो वंश और एक छोटा नागपुर का नाग वंश। पलामू का चेरो वंश और छोटा नागपुर का नाग वंश जब मुगलों का शासन दिल्ली में चल रहा था उस वक्त ये दोनों शासन कर रहे थे हमारे झारखंड में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सारे कथन सत्य हैं। देखिए कौन से कथन हैं। बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। फिर से सुनिए, बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था, जिसमें नाम आता है बहुत अच्छे से शेरशाह सूरी का। नासिर खान लोहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ था। नासिर खान लोहानी से यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। शेर शाह इसी के बारे में मैं बोल रहा था। मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विद्रोही जुनैद करीना का पीछा करते हुए, फिर से सुनिए, जुनैद करानी का, ये कर्रानी है, फिर से देखिए। अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विद्रोही जुनैद कर्रानी का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से गुजरा था? तो वो है 1589 में गुजरा था। कब गुजरा था? 1589 में गुजरा था। मैं इसका स्टोरी सुना देता हूँ बुक्स में जो लिखे हुए हैं वो, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। क्या हुआ था कि 1589 में बिहार सूबेदार मानसिंह ने चेरो राजा भागवत राय रणपत चेरो को पराजित किया। इसके पश्चात सिंहभूम एवं मानभूम का क्षेत्र जीता और मानभूम में पंचेत किला का निर्माण किया। साथ ही पाड़ा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। तो पाड़ा और तेलकुप्पी के मंदिरों को क्या किया? जीर्णोद्धार कराया था। मानसिंह ने राजमहल क्षेत्र को भी जीता तथा राजमहल को अपनी राजधानी बनाया। साथ ही बरकोटा महल वाले नगरों का अकबर नगर का नाम दिया गया। 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद कर्रानी ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर जो कि वर्तमान में रामगढ़ है वहाँ रुका था, जहाँ इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई। यहाँ जुनैद कर्रानी व मुगलों की सेना के बीच में रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? तब वो जाता है शेर शाह को। किसे जाता है? शेर शाह को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है
कि मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था मुगल सरकार अकबर ने। शेर शाह ने बंगाल के पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग करता था? तो तेलियागढ़ का। तेलियागढ़। शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग करता था? तो तेलियागढ़। 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो महारथ चेरो को। महारथ चेरो को। 1538 के समय में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां, सेनापति कौन था? ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो महारथ चेरो को। चेरो। अकबर के दरबारी इतिहासकार, अकबर का एक जो दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शम्स ए सिराज अफीफ ने झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संशोधित किया है? तो खोखड़ा। खोखड़ा। खोखड़ा शब्द से किया गया है अबुल फजल ने। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? तो देख लीजिए कि कौन से कथन असत्य हैं। तो इस आक्रमण में शेर शाह को 2 बाघों की प्राप्ति हुई थी, यही कथन गलत है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे सही है। शेर शाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना था। शेर शाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सफ़ेद हाथी और श्याम सुंदर को प्राप्त करना था। इस आक्रमण में ख्वास खां का साथ दरिया खां ने भी दिया था। इस आक्रमण में कौन दिया था? ख्वास खां का साथ दरिया खान ने भी दिया था। शेर शाह के समय ही झारखंड में शाही सिक्के के तेजी से प्रचलन हुआ। शेर शाह के समय में झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन हुआ और इसे 2 बाघों की प्राप्ति नहीं हुई थी। हुमायूं शेर शाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किस क्षेत्र का उपयोग किया करता था? तो वो करता था झारखंड का। क्या करता था? झारखंड का। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो अकबर ने बनाया। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो अकबर ने बनाया। 1592 ईस्वी में अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? तो वो बनाया राजमहल। नेक्स्ट सवाल। अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी, जिसमें मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा उससे मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो शाहबाज खां कम्बू। अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी, जिसमें मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा उसे मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो शाहबाज खां कम्बू ने। झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसी का साथ दिया था? तो वो दिया था मधुकरण शाह ने। झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह के साथ दिया था? तो मधुकरण शाह ने। सिंहभूम के पोरहट वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की? तो 1591 से 92 ईस्वी में सिंहभूम के पोरहट वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की? तो 1591 से 92 ईस्वी में। राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया? तो 1589 में। राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो 1589 ईस्वी को। इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया था? तब वो किया था 1617 ईस्वी में। इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया? तो 1617 ईस्वी में। फिर देखिए, राजा मानसिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों के अधीनता स्वीकार करने
को विवश किया था? तो वो विवश किया था भागवत राय को। राजा मानसिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश किया था? तो भागवत राय ने। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन इसमें सब सत्य है कि भागवत राय को पराजित करके 54 हाथियां अकबर के समक्ष पेश किया गया था। तो भागवत राय को पराजित कर 54 हाथियां अकबर के समक्ष पेश किया गया। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान छह और चंपा। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान हैं छह और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल था। सूबा बिहार में शामिल था। शाहबाज खां कम्बू ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। शाहबाज खां कम्बू ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? तो वो है जहांगीर। जहांगीर। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? तो जहांगीर। जहांगीर। जहांगीर के समय शंख नदी हीरों के लिए प्रसिद्ध था। शंख नदी हीरों के लिए प्रसिद्ध था। नागवंशी राजा दुर्जन साल। नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा? तो वो कितने साल तक बंद रहा? तो 12 साल तक। नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा? तो 12 साल। बाद में जहांगीर ने उसे राज को पट्टा के रूप में 6,000 रुपया सालाना पर दे दिया और उसे शाही का पदवी प्रदान किए। जहांगीर के समय खुखड़ा यानी झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो वो था इब्राहिम खां फतेह। इब्राहिम खां फतेह। जहांगीर के समय खुखड़ा जो कि झारखंड आज है प्रदेश का राज्यपाल कौन था? इब्राहिम खां फतेह। इब्राहिम खां फतेह। जहांगीर के समकालीन जो नागवंशी राजा हुआ करते थे झारखंड में उनका नाम था दुर्जन साल और इनको जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने 1615 ईस्वी में दुर्जन साल को पराजित किया और 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रश्न कि तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो 1615 से 16 ईस्वी में। तुजुक के जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा? 1615 से 1600 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में। अब सुमेलित करने कह रहा है तो देखिए सुमेलित करते हैं। सुमेलित करने जाइएगा तो औरंगजेब का सेनापति का नाम क्या था? तो औरंगजेब के सेनापति का नाम दाऊद खां था। दाऊद खां था। औरंगजेब के सेनापति का नाम दाऊद खां था। शाहजहां के सेनापति का नाम शाइस्ता खां था। शाइस्ता खां था। शाहजहां के सेनापति का नाम शाइस्ता खां था। जहांगीर के सेनापति का नाम इब्राहिम खां था। जहांगीर के सेनापति का नाम इब्राहिम खां था। और शाहबाज खां का सेनापति किसका सेनापति था? अकबर का। अकबर का सेनापति कौन था? शाहबाज खां था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन हुआ करता था? तो रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? रघुनाथ शाह। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? तब वो था दुर्जन शाह। कौन था? दुर्जन शाह। दुर्जन शाह था जो नागवंशी राजा था, वो हीरो का सबसे बड़ा पारखी था। निम्न में से कौन चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तब वो थे अनंत राय और सहवल राय। अनंत राय और सहवल राय जहांगीर के समकालीन थे। निम्न में से किसे चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया जहां शेर के साथ लड़कर उसे मार डाला था? तो सहवल राय। निम्न में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया जिसे शेर के साथ उसे मार डाला? तो सहवल राय। शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाया? तो राजमहल को बनाया राजधानी। शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाया? तो राजमहल को। शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? तब वो दिया था शाइस्ता खां ने। शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? तब वो था शाइस्ता खां ने को।
निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? तो आपको पता होगा कि इसमें सारे कथन सत्य हैं कि शाइस्ता खां का पलामू पर आक्रमण 1642 ईस्वी में हुआ था। शाइस्ता खां का पलामू पर आक्रमण कब हुआ? 1642 ईस्वी में। और शाइस्ता खां के चेरो राजा प्रताप राय, चेरो का राजा प्रताप राय को ने नजराना के रूप में 80,000 रुपया दिया। शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय को नजराना के रूप में 80,000 रुपया दिया। जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण 1643 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1643 ईस्वी में जबरदस्त खां का आक्रमण पलामू पर होता है। देखेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई? तो प्रताप राय 1644 ईस्वी के संधि के अनुसार कौन से चेरो राजा को मुगलों की इस मनसबदारी दी गई? प्रताप राय। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था? तब वो था मेदिनी राय। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था? मेदिनी राय। 1636 ईस्वी में नागवंशी राजा को बिहार सूबेदार के पास कितना रुपया कर के रूप में जमा करना पड़ता था? तो 1,61,000 रुपया। 1636 ईस्वी में नागवंशी राजा को बिहार सूबेदार के पास कितना रुपया कर के रूप में जमा करना पड़ता था? तो 1,61,000 रुपया। औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तब वो था दाऊद खां। औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो दाऊद खां। चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दौसा पर आक्रमण किया था? तब वो है मेदिनी राय। चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दौसा पर आक्रमण किया था? तो वो है मेदिनी राय। निम्न में से किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ के प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया था? तो वो है मेदिनी राय। निम्न में से किस चेरो राजा ने दोईसा के तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया? तो मेदिनी राय। निम्न में से कौन असत्य कथन है? तो असत्य कथन है दाऊद खां चेरो के हाथों में इस युद्ध में मारा गया। एक कथन गलत है कि दाऊद खां चेरो के हाथों इस युद्ध में नहीं मारा गया था। बाकी ये तीनों ही पॉइंट सही है। कौन से कि 17 दिसंबर 1660 ईस्वी में औरंगा नदी के पास मुगलों एवं चेरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें चेरो पराजित हो गए थे। 17 दिसंबर 1660 ईस्वी में औरंगा नदी के पास, कहाँ? औरंगा नदी के पास मुगल और चेरों के बीच में भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें चेरों पराजित हो गए थे। कब हुआ था? 17 दिसंबर 1660 ईस्वी में। कहाँ, किस नदी पे? तो औरंगा नदी के पास। किसके बीच? तो मुगल और चेरों के बीच संघर्ष हुआ। कौन जीता? कौन पराजित हुआ? तो चेरों पराजित हुआ। अब 1662 ईस्वी में दाऊद खां ने पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। 1662 में क्या हुआ कि दाऊद खां ने पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। देखेंगे अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? तब वो था दलेल सिंह। कौन था? दलेल सिंह। औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? तो दलेल सिंह था। रामगढ़ के किस राजा ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित की? तब वो था दलेल सिंह। कौन था? दलेल सिंह। रामगढ़ के किस राजा ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ स्थापित की? तो दलेल सिंह ने। किस मुगल शासक के मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो वो औरंगजेब के मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया। औरंगजेब के शासनकाल में पोड़ाहाट के राजा महिपाल सिंह थे। औरंगजेब के शासनकाल में पोड़ाहाट के राजा कौन थे? महिपाल सिंह थे। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का राजगुरु कौन था? तो वो था हरिनाथ ब्रह्मचारी।
हरिनाथ ब्रह्मचारी थे। कौन थे? हरिनाथ ब्रह्मचारी। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर मुगल का काल ख़त्म हो गया। अब चालू करेंगे उत्तर मुगल काल। तो देख लीजिए, ज़्यादा इसमें बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा, लगभग 40 मिनट के आसपास का, 45 मिनट के आसपास का वीडियो बनेगा। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खोखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासन के अधीनस्थ किया? तो वो किया है सर बुलंद खां। औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासन के अधीनस्थ किया? तो सर बुलंद खां ने। पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 ईस्वी में टोरी परगना पर कब्जा किया? तब वो है रंजीत राय ने। पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 ईस्वी में टोरी परगना पर कब्जा किया? रंजीत राय ने। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटा नागपुर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया? तब वो किया गया 1730 ईस्वी में। कब किया गया? 1730 ईस्वी में किया गया। और फिर देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को फिर से, कि बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटा नागपुर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो 1730 ईस्वी में किया गया। और इस समय 1730 के समय नागवंशी राजा शिवनाथ शाह थे, जिससे वह 12,000 रुपये नजराना वसूला करता था। 12,000 रुपया नजराना वसूल किया करता था। हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? तो हिदायत अली खान ने। हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? तो हिदायत अली खान ने। मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर आक्रमण के दौरान किस रास्ते झारखंड में प्रविष्ट हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के रास्ते। किस रास्ते? छत्तीसगढ़ के रास्ते प्रविष्ट हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि भोंसले परिवार तथा शासित नागपुर छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार हैं? तो J.H. हेबिट हैं। कौन है? J.H. हेबिट ने हैं। J.H. हेबिट ने झारखंड को चुटिया नागपुर के नाम से संबोधित किया। चुटिया नागपुर किसने संबोधित किया? तो J.H. हेबिट ने। भोसले परिवार द्वारा शासित नागपुर क्षेत्र नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार कौन थे? तो J.H. हेबिट थे। निम्न में से किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो मराठा। अब देख लेते हैं झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। ये देख लीजिए झारखंड का ये है क्षेत्रीय राजवंश है। कैसे कैसे है देख लीजिए, इधर इटारी है, सोनपुरा है, हुसैनाबाद है, पलामू है, यहाँ पे देवगांव, तो ये पलामू राज्य यहाँ पे है। और इस तरह से ये सब बड़ा बड़ा राज्य हुआ करते थे। ये कुछ हैं इस तरीके से, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसी से रिलेटेड हम लोग को सवाल करने हैं। तो सबसे पहले 81 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 1, 2, 3 पॉइंट सत्य है, बाकी चौथा पॉइंट सत्य नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है कि झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश कब माना जाता है? तो 600 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। मुंडा झारखंड का प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ कौन किया? तो मुंडा ऐसा जनजाति पहला था झारखंड का। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष ये रीसा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। फिर से देखिए, मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध एक आदि पुरुष हुआ करते थे रीसा मुंडा। कौन? रीसा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। कौन सा नाम रखा? सुतिया नागखंड रखा। अब देखिए, सुतिया पहान का राज्य 7 गढ़ 22 परगना में विभाजित था। यही गलत है, क्योंकि सुतिया पहान का राज्य 7 गढ़ और 22 परगना नहीं बल्कि 21 परगना में विभाजित था। और 7 गढ़ कौन से थे? तो लोहागढ़ था, पालूनगढ़ था, सिंहगढ़ था, मानगढ़ था, सुरगुजागढ़ था और कोसलगढ़ था, हजारीबागगढ़ था। अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सभी के सभी कथन जो हैं सही हैं। तो देख लेते हैं कि कौन से कथन हैं।
कि नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय थे। नागवंश के शासक संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय, जिन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। नागवंश का आदि पुरुष किनको कहा जाता है? तो फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय किसके संस्थापक थे? तो नागवंश के। इन्होंने 64 ईस्वी यानी प्रथम शताब्दी में ही नागवंशी राज की स्थापना की तथा सुतियांबे को राजधानी बनाया। फनी मुकुट राय 64वीं ईस्वी में नागवंशी राज का स्थापना किया था और इन्होंने सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया। कहाँ राजधानी बनाया? सुतियांबे को। अगला पॉइंट, इनका विवाह पंचेत राज के गोवंशी क्षत्रियों के यहाँ हुआ तथा पंचेत राज की सहायता से इन्होंने क्योंझर राज को पराजित कर अपने अधीन किया। इनका विवाह किनसे हुआ? तो पंचेत राज के गोवंशी क्षत्रियों के यहाँ हुआ तथा पंचेत राज की सहायता से ही इन्होंने क्योंझर राज को पराजित कर अपने अधीन किया। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया तथा बनारस से आए भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। फिर से आपको निम्नलिखित में से सही कथन बताने कह रहा है, तो बताइए सही कथन कौन से हैं। तो देखिए इसमें 2, 3, 4 पॉइंट जो हैं ये सही हैं। पहला पॉइंट गलत है क्योंकि पहला पॉइंट कह रहा है कि फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये गलत है क्योंकि शिव मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। कौन से मंदिर का? सूर्य मंदिर का। और फनी मुकुट राय इसके अलावे जगन्नाथपुरी से आने वाले एक पांडे के द्वारा ठाकुरबाड़ी में एक मूर्ति की स्थापना भी करवाई तथा उस पांडे को सोरनंदा एवं महू गांव नामक ग्राम देकर वहां बसाया था। क्या किया था? फिर से सुनिए। फनी मुकुट राय ने क्या किया कि जगन्नाथपुरी से आने वाला एक पांडे को द्वारा ठाकुरबाड़ी में एक मूर्ति की स्थापना भी करवाई तथा उस पांडे को सोरंडा एवं महू गांव नामक ग्राम देकर वहां बसाया। फिर क्या कहता है कि ये एक कथानाक के अनुसार, एक कथानाक है मैंने कहानी कहने वाला, उनके अनुसार झारखंड को विष्णु पुराण में नागद्वीप कहा जाता था। झारखंड को विष्णु पुराण में नागद्वीप के नाम से जाना जाता था और यह क्षेत्र नाग जाति के लिए प्रसिद्ध था। यह क्षेत्र कौन से जाति के लिए प्रसिद्ध था? तो नाग जाति के लिए। नाग वंश के कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूलवासी के विस्तारीकरण हुआ। नाग वंश के अनुसार के कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। अब मिलान करने का रहा है दोस्तों 84 में, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। सुतियांबे किस राजा की राजधानी हुआ करता था? तो फनी मुकुट राय का राजधानी सुतियांबे होता था फनी मुकुट राय का राजधानी। प्रताप राय का राजधानी कहाँ हुआ करता था? चुटिया प्रताप राय का राजधानी हुआ करता था। और खुखरा कौन से राजा का राजधानी होता था? तो भीमकर्ण का। और दुर्जन शाह का दोइसा होता था। दुर्जन शाह का राजधानी दोइसा और भीमकर्ण का राजधानी खुखरा, प्रताप राय का राजधानी चुटिया और फनी मुकुट राय का राजधानी सुतियांबे। देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित फिर से करने कह रहा है, तो चलिए फिर से सुमेलित कर रहे हैं। एक फिर से राजा और राजधानी है, तो अब बताइए उदयनाथ सहदेव इनकी राजधानी रातूगढ़ हुआ करता था। उदयनाथ सहदेव की राजधानी रातूगढ़ था। रातूगढ़ किनका राजधानी था? तो उदयनाथ सहदेव का। और पालकोट भैरव किनकी राजधानी हुआ करता था? तो वो हुआ करता था जगन्नाथ सहदेव का पालकोट भैरव राजधानी हुआ करता था। जगन्नाथ सहदेव एक राजा थे जिनका राजधानी पालकोट भैरव हुआ करता था। और यदुनाथ शाह का पालकोट हुआ करता था राजधानी। यदुनाथ शाह का राजधानी पालकोट और एनी शाह का राजधानी सतरंजी हुआ करता था। एनी शाह का राजधानी सतरंजी हुआ करता था। अब बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सारे के सारे कथन दोस्तों सत्य है। तो देख लेते हैं कौन से कथन हैं। नागवंश का प्रथम राजा कौन था? भीमकर्ण था। नागवंश का प्रथम राजा कौन था? भीमकर्ण था, जिन्होंने राय के जगह कर्ण की उपाधि ली थी। इन भीमकर्ण ने राय के जगह कर्ण की उपाधि ली थी, जो छोटा नागपुर क्षेत्र में कलचुड़ी नरेश लक्ष्मी कर्ण के प्रभाव या नागवंशियों से मित्रता का प्रतीक है।
क्या क्या है, फिर से एक बार देखते हैं। नागवंश का प्रथम राजा कौन थे? भीमकर्ण, जिन्होंने राय की उपाधि न लेकर कर्ण की उपाधि ली, और जो छोटा नागपुर क्षेत्र पर कलचुरी नरेश लक्ष्मी कर्ण के प्रभाव या नागवंशियों से मित्रता का प्रतीक है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने चुटिया के जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने कहाँ राजधानी बनाई? तो चुटिया के जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाई, तथा यहाँ भीम सागर झील का भी निर्माण किया। तो भीम सागर झील का निर्माण किया कहाँ? खुखरा, और चुटिया को अपनी, चुटिया की जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाई, और यहीं पे भीम सागर झील का भी निर्माण किया। इन्होंने सुरगुजा, यानी सुरगुजा कहाँ है? पलामू में, के हैहल बंसी रक्सेल राजा के साथ बड़वा का युद्ध लड़ा, जिसमें रक्सेल राजा पराजित हो गया। रक्सेल राजा क्या हो गया? पराजित हो गया। और कहाँ का राजा था? सुरगुजा कहाँ है? पलामू में। के हैहली वंश, कौन सा वंश के रक्सेल राजा? हैहली वंश के। भीमकर्ण ने रक्सेल क्षेत्र में लूटपाट की तथा वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त की। भीमकर्ण ने रक्सेल क्षेत्र में लूटपाट भी किया और वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त की। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। अब 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए इसमें कौन से कथन सत्य हैं। ये तीनों ही कथन सत्य हैं। तीनों कथन कैसे सत्य हैं? देखिए पहला, दुर्जन शाह के बारे में। दुर्जन शाह जहांगीर का समकालीन था। दुर्जन शाह किसका समकालीन था? तो जहांगीर का समकालीन था। इसने दोईसा को अपनी राजधानी बनाया। दुर्जन शाह ने राजधानी अपना कहाँ बनाया? तो दोईसा। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी दोईसा, जहांगीर के समकालीन था। दोईसा तीनों ओर पहाड़ों से तथा एक ओर दक्षिणी कोयल नदी से घिरा हुआ था। दोईसा का जो भौगोलिक अस्तित्व कैसा था कि तीन तरफ से पहाड़ और एक तरफ से कोयल नदी से घिरा था। यह कई सुंदर भवनों के साथ नवरत्नगढ़ नामक महल निर्मित कराया। दुर्जन शाह ने क्या किया? बहुत ही सुंदर सुंदर भवनों के साथ साथ नवरत्नगढ़ नामक महल भी निर्मित किया था। और ये चौथा पॉइंट जो देख रहे हैं वो गलत है कि यह महल 6 मंजिला था तथा महल के चारों ओर गहरी खाई थी जिसमें जल भरा रहता था। ये गलत है क्योंकि नवरत्नगढ़ महल 5 मंजिला था, 6 मंजिला नहीं बल्कि 5 मंजिला था, एवं महल के चारों ओर गहरी खाई थी। महल के चारों ओर गहरी खाई थी जिसमें जल भरा रहता था। फिर से आपको 88 नंबर में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये इसमें से कथन कौन से सत्य हैं? तो इसमें 1 2 3 कथन सत्य है। तो देख लेते हैं कौन से। दुर्जन शाह के बारे में, हीरे के पारखी व्यक्ति था। इसको एकदम हीरे की बहुत ही पारखी नज़र था। इसे जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने पराजित किया। दुर्जन शाह किससे पराजित हुआ था? तो जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान से। बाद में 6000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले इन्हें मुक्त कर दिया गया था। बाद में इसको मुक्त भी कर दिया गया था। उसके बदले में 6000 रुपया वार्षिक कर दिया जाता था। इन्हें अकबर के द्वारा शाह की उपाधि दी गई थी। यही कथन गलत है। इन्हें अकबर के द्वारा शाह की उपाधि नहीं दिया गया था बल्कि जहांगीर के द्वारा ये उपाधि दिया गया था। जहांगीर के द्वारा ये शाह की उपाधि जहांगीर के द्वारा दिया गया था। किस लिए दिया गया था? क्योंकि ये एक हीरे का पारखी व्यक्ति था। देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? तो आप लोग को बताना है कि देखिए कौन से क्वेश्चन सही है। तो इसमें इस बार 2 3 4 पॉइंट सही हैं। पहला पॉइंट जो कह रहा है कि रघुनाथ शाह जहांगीर के समकालीन थे, ये गलत है। अत्यंत धार्मिक एवं एवं दानी स्वभाव के व्यक्ति थे, ये गलत है। रघुनाथ शाह जो थे जहांगीर के समकालीन ना होकर औरंगजेब के समकालीन हुआ करते थे। किसके? औरंगजेब के समकालीन। रघुनाथ शाह किसके समकालीन हुआ करते थे? तो औरंगजेब के समकालीन हुआ करते थे। और अत्यंत ही धार्मिक भी थे और दानी व्यक्ति भी थे। और दूसरा पॉइंट सही कह रहा है कि इन्होंने रघुनाथ शाह ने रांची स्थित बोड़ेया में मदन मोहन मंदिर तथा रांची स्थित चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। रांची स्थित चुटिया में राम सीता मंदिर का और रांची स्थित बोड़ेया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। राम सीता मंदिर के निर्माण में हरि ब्रह्मचारी ने मुख्य भूमिका निभाई। जब राम सीता का मंदिर बन रहा था तो हरि ब्रह्मचारी ने मुख्य भूमिका निभाया था। उदयनाथ सहदेव ने पालकोट भैरव की जगह रातूगढ़ को राजधानी बनाई। उदयनाथ सहदेव ने पालकोट भैरव की जगह रातूगढ़ को राजधानी बनाई। रातूगढ़ नागवंशी राजाओं के अंतिम राजधानी तथा क्रम से 8वीं राजधानी थी। देखेंगे फिर से 90 क्वेश्चन। इसमें से फिर से कह रहा है कि कौन से कथन सही हैं। तो आप बताइए कौन से कथन सही हैं। तो इसमें
पहला, तीसरा, चौथा पॉइंट सही है। देख लीजिए क्या क्या है। अभी कह रहा है चिंतामणि शरण नाथ सहदेव नागवंश के अंतिम राजा हुए। चिंतामणि शरण कौन थे? तो चिंतामणि शरणनाथ, चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, चिंतामणि शरण नाथ सहदेव नागवंश का अंतिम राजा। नागवंश का अंतिम राजा कौन हुए? तो चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। एनी शाह 1791 में रांची के जगन्नाथपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। एनी शाह ने 1791 ईस्वी में रांची के जगन्नाथपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यही पॉइंट गलत है, क्योंकि एनी शाह ने 1691 में रांची के जगन्नाथपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एनी शाह ने 1791 में रांची के जगन्नाथपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि ये 1791 जो दिया गया है ये गलत है, बल्कि 1691 सही होगा। 1691 में रांची के जगन्नाथपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने स्वर्ण रेखा के नदी के समीप सतरंजी में अपनी नई राजधानी स्थापित की। चिंतामणि शरणनाथ सहदेव जो कि नागवंश के अंतिम राजा थे, इन्होंने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। छत्र कर्ण लोधी वंश के समकालीन राजा थे। छत्र कर्ण लोधी वंश के समकालीन राजा थे। अब देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन। फिर से बोल रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं, तो देख लेते हैं कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं? तो 2, 3, 4 इसमें सत्य हैं, बाकी एक गलत है। गलत क्या है कि प्रतापकर्ण तुगलक वंश के समकालीन राजा था, ये गलत है। कह रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रतापकर्ण लोधी वंश के, तुगलक वंश के नहीं बल्कि लोधी वंश के समकालीन राजा थे। प्रतापकर्ण किसके समकालीन राजा थे? तो लोधी वंश के राजा थे, समकालीन राजा थे। प्रतापकर्ण के बारे में कहा जाता है कि इनके शासनकाल में नागवंशियों के अधीन रहने वाले तमार के घटवाल राजाओं ने विद्रोह किया था। प्रतापकर्ण के शासनकाल में नागवंशियों के अधीन रहने वाले तमार के घटवाल राजाओं ने विद्रोह किया था। नागवंशियों की राजधानी खुखरागढ़ को घेरकर प्रताप राय को बंदी बना लिया गया था। नागवंशियों की राजधानी खुखरागढ़ को घेरकर प्रताप राय को बंदी बना लिया गया था। खैरागढ़ में के खरवार सरदार बाघदेव की सहायता से इन्होंने घटवालों को पराजित किया। विजय पश्चात प्रतापकर्ण ने बाघदेव को कर्णपुरा परगना का राजा बनाया, जिससे रामगढ़ राजवंश की नींव पड़ी। फिर से 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए। फिर से सत्य कथन पहचानने कह रहा है। तो सत्य कथन कौन है? तो इसमें सारे के सारे कथन सत्य हैं। इस बार कहा जा रहा है शिवदास कर्ण के बारे में। शिवदास कर्ण का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1391 से 1401 के बीच में 10 साल के लिए। तो शिवदास कर्ण का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1391 से 1401 ईस्वी के बीच रहा। इनके समय गुमला के घाघरा स्थित हापा मुनि मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रसिद्ध मराठा ब्राह्मण एवं राजगुरु सियानाथ देव की सहायता से स्थापित किया गया। देखिए इनके समय गुमला के घाघरा स्थित हापा मुनि मंदिर में भगवान विष्णु के प्रतिमा प्रसिद्ध मराठा ब्राह्मण एवं राजगुरु सियानाथ देव की सहायता से स्थापित किया गया। तीसरा पॉइंट, गजघंट राय के शासनकाल में 869 से 905 ईस्वी है। गजघंट राय के शासनकाल कब है? तो 869 से 905 ईस्वी में है। इसने गुमला के घाघरा थाना स्थित हापा मुनि इसने गुमला के घाघरा थाना स्थित हापा मुनि गांव महामाया मंदिर की स्थापना करवाई। गजघंट राय के शासनकाल में गुमला में चैनपुर के निकट टांगीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थापित हुआ। गजघंट राय के शासनकाल में गुमला में चैनपुर के निकट टांगीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थापित हुआ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फिर से पूछ रहा है कि सही कथन कौन है ये बताइए। तो देख लीजिए 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको पहला, दूसरा, ये तीसरा पॉइंट सही है, आपको चौथा पॉइंट
गलत देखने को मिलेगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। कह रहा कि पलामू में स्थापित होने वाला रक्सेल पहला राजवंश था। पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश कौन था? तो रक्सेल था। रक्सेल खुद को राजपूत कहते थे। रक्सेल खुद को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। इनकी दो शाखाएं थी, एक देवगन एक कुंडेलवा। एक देवगन एक कुंडेलवा। फिर से सुनिए, पलामू में पहला राजवंश कौन था? रक्सेल, जो कि राजपूत हुआ करता था। और दो शाखाएं थी, देवगन और कुंडेलवा। देवगन और कुंडेलवा। दूसरा पॉइंट देखिए, इनके राजनीतिक गतिविधि का केंद्र पलामू से ज़्यादा वर्तमान छत्तीसगढ़ का सुरगुजा क्षेत्र था। रक्सेलों के समय कोरवा, गोंड तथा खरवार जनजातियों की बहुलता थी, जिनमें सर्वाधिक संख्या खरवारों की थी। और इस समय खरवार राजा का नाम प्रताप धवल मिलता है। प्रताप धवल मिलता है। 16वीं सदी में रक्सेल राजाओं ने चेरों को पराजित कर दिया और पलामू क्षेत्र में अपना आधिपत्य कायम कर लिया। 16वीं सदी में क्या हुआ कि रक्सेल राजाओं ने चेरों को पराजित कर दिया और पलामू क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। ये चौथा पॉइंट दोस्तों, ये वाला गलत है कि 16वीं शताब्दी में रक्सेल राजाओं ने चेरों पर पराजित कर दिया और पलामू क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। ये गलत है, बल्कि 16वीं सदी में चेरों राजाओं को रक्सेल को पराजित कर दिया और पलामू क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। पलामू क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर दिया। रक्सेल राजाओं ने चेरों को पराजित नहीं किया था, बल्कि चेरों ने रक्सेल राजाओं को पराजित कर दिया था। माने रक्सेल राजा हार गए थे। ये सही होगा। देखते हैं ना अगला पॉइंट। निम्न में से कौन सा कथन फिर से बताना है कि सही है? तो सही कथन कौन है? तो उपयुक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। चेरो राजवंश का का उदय मुख्य रूप से पलामू क्षेत्र में था। चेरो राजवंश किधर था? पलामू क्षेत्र में था। इन्होंने पलामू में चेरो वंश की स्थापना की। इनके प्रमुख राजा हुए भागवत राय, महारत चेरो, अनंत राय, मेदिनी राय। मेदिनी राय, अनंत राय, महारत राय, महारत चेरो और भागवत राय। इन्होंने रक्सेल वंश को पराजित कर इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व कायम किया था। चेरो राजवंश ने रक्सेल वंश को हराकर अपने अधीन कर लिया था। आधुनिक जो पलामू है उसके निर्माता होने का भी श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। आधुनिक पलामू का निर्माता होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चेरो राजवंश को दिया जाता है। फिर से बताना है दोस्तों कि सही कथन कौन है। तो सही कथन देखिए कौन है। तो इसमें 1 2 3 ये सही कथन है कि महारत चेरो के शासनकाल में शेर शाह के सेनापति ख्वास खां ने चेरों के ऊपर आक्रमण किया था। महारत चेरों के शासनकाल में शेर शाह के सेनापति ख्वासा खां ने चेरों के ऊपर आक्रमण किया। चेरो राजाओं को पराजित कर इनका सुप्रसिद्ध सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर को अपने साथ ले गया। चेरो राजाओं को पराजित कर इनका सुप्रसिद्ध सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर को अपने साथ ले गया। अनंत राय के समय जहांगीर के सेनापति अफजल खान ने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। अनंत राय के समय जहांगीर के सेनापति अफजल खान ने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। प्रताप राय ने नया पलामू किला का निर्माण कराया था। यही कथन गलत है। तो सही कथन क्या है दोस्तों कि प्रताप राय ने नया पलामू किला नहीं बल्कि पुराना पलामू किला का निर्माण कराया था। नया पलामू किला का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था, जिसके काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, नया पलामू किला का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था मेदिनी राय ने। किसने? मेदिनी राय ने। तो प्रताप राय ने क्या करवाया था? तो पुरानी पलामू किला का निर्माण करवाया था। और चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके? मेदिनी राय को चेरो का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर से देखना है वही चीज़ें। सही कथन कौन है ये पहचानने के लिए पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 3 4। मतलब 2 3 4 पॉइंट नंबर सही है। पहला पॉइंट गलत है। तो गलत कौन सा है कि मेदिनी राय चेरो वंश के महानतम राजा है। इनको शासनकाल 1558 से 1574 ईस्वी था। यही वाला गलत है। महानतम राजा तो थे, लेकिन इनका शासनकाल 1658 से 1674 तक का था। 1658 से 1674, ना कि 1558 से 1574। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने नया पलामू किला का निर्माण कराया। इसका शासनकाल चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेदिनी राय का शासनकाल चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है।
दूसरा पॉइंट, ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने नया पलामू किला बनने का निर्माण कराया। इसके शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा गया। साथ ही मेदिनी राय को न्यासी न्यासी राजा भी कहा जाता है। न्यासी राजा भी कहा जाता है। मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय उनकी राजधानी दोईसा पर भी आक्रमण किया। दोईसा पर आक्रमण भी किया रघुनाथ शाह के समय पे, नागवंशी राजा के समय। नवरत्नगढ़ का विशाल प्रस्तर दरवाजा उखाड़कर अपने पलामू के किले में लगवाया, जिसे वर्तमान में नागपुर दरवाजा कहा जाता है। नवरत्नगढ़ का विशाल प्रस्तर दरवाजा माने पत्थर का दरवाजा उखाड़कर अपने पलामू के किले में लगवाया, जिसे वर्तमान में नागपुर दरवाजा कहा जाता है। देखेंगे अब अगला प्रश्न 97 नंबर का। फिर से बताना है आपको सही कथन कौन से हैं। तो सही कथन दोस्तों कौन है, तो वो हैं पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सही कथन है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। मेदिनी राय के शासनकाल में पलामू आर्थिक संपन्नता से युक्त था। ये बात सही है कि मेदिनी राय के शासनकाल में पलामू आर्थिक संपन्नता से युक्त हुआ। पलामू में पशुपालन के विकास के कारण एक कहावत प्रचलित हुई, धनी धनी राजा मेदनिया, घरे घरे बाजे है मथनिया। फिर से सुनिए, पलामू में पशुपालन के विकास के कारण एक कहावत प्रचलित हुई कि धनी धनी राजा मेदनिया, घरे घरे बाजे है मथनिया। 1600, अब ये वाला तीसरा पॉइंट गलत है कि 1660 ईस्वी में औरंगजेब सेनापति शाइस्ता खां मेदिनी राय को पराजित किया। ये कथन गलत है। मेदिनी राय को पराजित शाइस्ता खान नहीं बल्कि औरंगजेब का सेनापति एक था दाऊद खां। कौन था? दाऊद खां। उसने पराजित किया था मेदिनी राय को, और जिसके बाद मेदिनी राय जसपुर भाग गए। मेदिनी राय जसपुर नहीं भागे थे, भाग तो गए लेकिन सूरगुजा में भागे थे। कहाँ भागे थे? सूरगुजा में, सूरगुजा भाग गए थे, सूरगुजा। 98 नंबर देखते हैं। फिर से वही सेम चीज़ कि निम्न में से कौन कथन सत्य है। तो इसमें जो कथन है तो 2, 3, 4 कथन सत्य है। पहला पॉइंट गलत है, देख लेते हैं गलत वाला। मुगल कालीन पुस्तक आलमगीरनामा तथा पादशाहनामा के अनुसार 1760 में औरंगा का युद्ध औरंगजेब सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच लड़ा गया। ये वाला कथन गलत है, क्योंकि इसका सही कथन है कि मुगल कालीन पुस्तक आलमगीरनामा तथा पादशाहनामा के अनुसार 1760 नहीं बल्कि 1660 ईस्वी में औरंगा का युद्ध औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच लड़ा गया। तो देखिए, मुगल कालीन का दो पुस्तक है, एक आलमगीरनामा और एक पादशाहनामा। उसके अनुसार 1660 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, औरंगा का युद्ध। उसमें औरंगजेब का सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच में लड़ा गया, जिसमें साहब राय पराजित हो गया। इस लड़ाई में, औरंगा का युद्ध में साहब राय पराजित हो गया। कब हुआ था युद्ध? 1660 में पराजित हुआ और जंगलों में शरण लिया। कौन? साहब राय ने पराजित हो गया और जंगलों में शरण लिया। रंजीत राय मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पलामू की गद्दी पर बैठाया। रंजीत राय मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पलामू की गद्दी पर बैठाया। रंजीत राय के चचेरे भाई जय किशन ने इन्हें पदच्युत कर दिया। रंजीत राय के चचेरा भाई कौन था? जय किशन ने इन्हें पदच्युत कर दिया, माने इनको पद से हटा दिया गया। देखेंगे 101 नंबर, सेम कहानी सेम क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो आपको 1, 2, 3 पॉइंट सत्य है, चौथा पॉइंट गलत होगा। तो देख लीजिए कौन से पॉइंट सही है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बस 107 नंबर तक और 6-7 क्वेश्चन और हैं। हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख से मानभूम राजवंश का इतिहास मिलना आरंभ होता है। मतलब हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख, एक शिलालेख है जिसका नाम है दूध पानी शिलालेख, वहाँ से मानभूम राजवंश का इतिहास मिलना आरंभ हो जाता है। दूसरा पॉइंट, 14वीं सदी में धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से इनकी पुष्टि होती है। किससे पुष्टि होती है? तो गोविंदपुर शिलालेख से इनकी पुष्टि होती है। 14वीं सदी में धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से इनकी पुष्टि होती है। इन अभिलेखों के अनुसार मान राजवंश मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था। इन अभिलेखों के अनुसार मान राजवंश मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था। लास्ट पॉइंट गलत है, कह रहा है कि इस वंश के राजाओं ने कोल जनजाति की महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, परिणामतः कोल जनजाति मानभूम छोड़कर पंचेत क्षेत्र में चली गई। ये वाला कथन गलत है, क्योंकि इस वंश
के राजाओं ने सबर जनजाति पे, ये कोल जनजाति नहीं बल्कि सबर जनजाति की महिलाओं पर घोर अत्याचार किया। परिणामतः सबर जनजाति मानभूम छोड़कर पंचेत क्षेत्र चल गया। तो कौन से जनजाति के लिए? तो सबर जनजाति पर अत्याचार किया था वहाँ के महिलाओं को, सबर जनजाति के महिलाओं को लिए। निम्नलिखित में से फिर से बताइए सही कथन कौन सा सही कथन है? तो सही कथन जो हो जाएगा आप लोग को, तो पहला और तीसरा और चौथा सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो देख लेते हैं क्या क्या सही है और कैसे कैसे सही है। पंचेत राज मानभूम, पंचेत राज मानभूम अर्थात धनबाद का यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। पंचेत राज मानभूम धनबाद का मानभूम यानी अर्थात धनबाद का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मुगलों के कर वृद्धि और तबाही के कारण पंचेत राजाओं ने अधिक दुर्गम और सुरक्षित स्थान के तौर पर टाटी सिलवे में अपनी राजधानी बनाई थी। बस यही पॉइंट गलत है कि मुगलों के कर वृद्धि और तबाही के कारण पंचेत राजाओं ने अधिक दुर्गम और सुरक्षित स्थान के तौर पर झालदा में अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ? टाटा सिलवे नहीं बल्कि झालदा में राजधानी बनाई थी। यहाँ के राजा का राज चिन्ह कपिला गाय का पूंछ अर्थात चंवर था। यहाँ के राजा का राज चिन्ह कपिला गाय का पूंछ अर्थात चंवर था। साथ ही यहाँ के राजा गौमुखी राजा कहलाते थे। साथ ही यहाँ के राजा गौमुखी राजा कहलाते थे। फिर से 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, वहीं से उनको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यही पता करना है। तो देखते हैं, इसमें भी सारे के सारे कथन सत्य हैं दोस्तों। पहला कह रहा कि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सिंहभूम को ढालभूम क्षेत्र में ढाल वंश का शासन था और यहाँ व्यापक रूप से नर बलि का प्रचलन था। ऐतिहासिक स्रोत को अगर माने तो सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में ढाल वंश का शासन था। ढालभूम क्षेत्र में किस वंश का? ढाल वंश का शासन था और यहाँ व्यापक रूप से नर बलि का प्रचलन था। हो जनजाति के अनुसार होज समुदाय के प्रमुख देवता सिंह बोंगा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम रखा गया। हो जनजाति के अनुसार समुदाय के प्रमुख देवता सिंह बोंगा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम रखा गया। सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार इस क्षेत्र में सिंह वंश के 2 शाखाओं ने शासन किया। सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार इस क्षेत्र में सिंह वंश के 2 शाखाओं ने शासन किया। इस वंश के शासक राजस्थान के राठौर राजपूतों के वंशज थे। कौन से वंश के? इस वंश के शासक कहाँ के? राजस्थान के राठौर राजपूतों के वंशज थे। फिर से सेम बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी सही कथन कौन से हो जाएंगे? तो 2 पॉइंट और 4 पॉइंट सही हो जाएंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में हुई और इसके संस्थापक दर्प नारायण सिंह थे। ये गलत है क्योंकि सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में हुई और इसके संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। दर्प नारायण सिंह नहीं बल्कि कौन थे? काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह। अब ये पॉइंट सही है। काशीनाथ सिंह सिंह वंश के पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में हुआ। इस राजवंश में कुल 13 राजाओं ने शासन किया। ये सही है। सिंह वंश के में कुल 13 राजाओं ने शासन किया। सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना 1205 ईस्वी में काशीनाथ सिंह द्वारा की गई है। बस ये गलत है क्योंकि 1205 में काशीनाथ सिंह के द्वारा नहीं बल्कि दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया। सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना 1205 में दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया। फिर चौथा पॉइंट सही है कि इनके पश्चात इस वंश में युधिष्ठिर, काशीराम सिंह, अच्युत सिंह और जगन्नाथ सिंह जैसे कई राजा हुए। देखेंगे अब अगला प्रश्न कह रहा है, फिर से सेम प्रश्न कि कौन सा कथन सत्य है ये बताने कह रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि सारे के सारे कथन ही इसमें भी सत्य ही हैं। 1318 में बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। बागदेव सिंह आरंभ में नागवंशी शासकों के अधीन थे परंतु बाद में नागवंशी राजाओं से मतभेद होने पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। बागदेव सिंह आरंभ में नागवंशी शासकों के अधीन थे परंतु बाद में नागवंशी राजाओं से मतभेद होने पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। इस वंश के राजाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए समय समय पर 6 राजधानी को विकसित किया। इस वंश के राजाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए समय समय पर 6 राजधानियों को विकसित किया। इनकी प्रथम राजधानी सिसिया थी और अंतिम राजधानी पद्मा थी। सिसिया प्रथम राजधानी और पद्मा आखिरी राजधानी थी। सुमेलित करने कह रहा है तो कीजिए। सिसिया किसकी राजधानी थी? तो बागदेव सिंह की राजधानी थी। सिसिया किसकी राजधानी थी? तो बागदेव सिंह की। और हेमंत सिंह की राजधानी बादम थी। हेमंत सिंह की राजधानी बादम थी।
बागदेव सिंह की राजधानी सिसिया, हेमंत सिंह की राजधानी बादम और दलेल सिंह की राजधानी रामगढ़ थी। दलेल सिंह की राजधानी रामगढ़ थी और तेज सिंह की राजधानी इचाक थी। तेज सिंह का राजधानी इचाक था और दलेल सिंह का राजधानी रामगढ़ था। बागदेव सिंह का राजधानी सिसिया था और हेमंत सिंह का राजधानी बादम था। लास्ट सवाल सेम क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है ये बताने के लिए कह रहा है। तो इसमें भी 1 2 3 पॉइंट सही है, चौथा पॉइंट गलत है। खड़गडीहा राजवंश की स्थापना 15वीं शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र में हंसराज देव ने किया। खड़गडीहा राजवंश की स्थापना 15वीं शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र में हंसराज देव ने किया था। तो पहला पॉइंट सही है। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे। हंसराज देव कौन थे? तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और इन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। हंसराज दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और उन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। हंसराज देव ने हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित कर खड़गडीहा राज्य स्थापित किया था। हंसराज देव ने हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित कर खड़गडीहा राज्य स्थापित किया। कुंडा रियासत पलामू में स्थित है। ये गलत है क्योंकि कुंडा रियासत हजारीबाग में स्थित है। कहाँ? पलामू में ना होके हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग में स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मुगल कालीन भी खत्म हो गया, मतलब सॉरी कहने का मतलब मेडाइवल हिस्ट्री जो कि झारखंड का था ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, झारखंड का मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों को भी शेयर करें। कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करें। आप लोग ये बता सकते हैं कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थोड़ा उबाऊ लग रहा होगा, हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने कुछ सारे फैक्ट्स को रटवाने की कोशिश किया था, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा, इस वीडियो को लंबा खिंच गया। तो आप लोग ठीक ठाक से पढ़ते रहिए और अगर इसका PDF अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PCS Solution 360 पे जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब लेता हूँ विदा, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।